नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। यूरोप एक आपदा है, आप जानते हैं, और अब समय आ गया है कि हम इसके बारे में बात करें। हमने यूरोप को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि हमें लगा कि केवल इजराइल और अमेरिका ही ज़रूरी मुद्दे हैं। ये सच नहीं है। यूरोप ने हमें नुकसान पहुंचाया और कई समस्याएं दी हैं, पर ये कीमती भी है। क्या तुम सहमत हो गॉल? मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यूरोप वैश्विक स्थिरता के लिए एक खतरा बन गया है। हम ऐसे समय में हैं जहां 2000 वर्षों तक दुनिया पर राज करने के बाद यूरोप अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है। ये पतन नीतियों, युद्ध और शांति को प्रभावित करता है। मैं आपसे बातचीत के लिए उत्सुक हूं। देखिए, अब मौजूदा दौर की बात करें और अगर आप 7 अक्टूबर के बाद देखें तो यूरोप जो कर रहा है वो एक आपदा है। ये सच है कि ऐसा नहीं है कि सभी यूरोपीय संघ के सभी देशों का व्यवहार एक जैसा नहीं रहा। उन्होंने अलग अलग तरह से व्यवहार किया। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि एक इटालियन होने के नाते इटली ने जर्मनी, चेक गणराज्य और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर सबसे कम नुकसान पहुंचाने वालों में से एक रहा है। लेकिन आमतौर पर अगर आप फ्रांस को देखें, उदाहरण के लिए, अगर आप स्पेन को देखें और अगर आप कई अन्य देशों को देखें, तो जो वे कर रहे हैं वो सबसे पहले तो बस एक तरह का जरूरी एकजुटता दिखाई, क्योंकि वहां नरसंहार हुआ था। लेकिन किसी ने भी इस नरसंहार का असली विश्लेषण नहीं किया कि ये इजराइल के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा था। किसी ने भी ऐसा नहीं किया। वे तुरंत ही युद्ध विराम की मांग करने लगे और उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान या मंशा नहीं दिखाई कि इजराइल के लोग इस हमले से बच पाएंगे या नहीं। वे बस चाहते थे कि हम गोलीबारी बंद कर दें। और फिर वे तुरंत सबसे हैरान करने वाली बात करते हैं, फिलिस्तीन के लिए राज्य की मांग करने लगते हैं। और फिलिस्तीन नाम के एक राज्य की यह यूरोपीय मांग यूरोप के लिए आत्मघाती है, क्योंकि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो उन्होंने यही किया। उन्होंने फिलिस्तीन राज्य की घोषणा कर दी। क्या वास्तव में फिलिस्तीन नाम का कोई राज्य है? फिलिस्तीन राज्य की उनकी घोषणा का मध्य पूर्व पर कोई असर नहीं पड़ता। यहां हर कोई जानता है, फिलिस्तीनी, अरब, यहूदी ये सिर्फ शब्द हैं। इसका यूरोप पर बड़ा असर हुआ क्योंकि हाल के वर्षों में वहां सूक्ष्म यूरोपीय मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ है, और वो राष्ट्रीय आंदोलन अस्पष्ट है और उसका कोई नाम नहीं है। अचानक मैक्रों, स्टालमर और अन्य नेताओं ने फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा कर उसे फिलिस्तीन नाम दिया, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप फिलिस्तीन राज्य चाहते हैं तो यूरोप में ऐसा राज्य क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचें तो आप जानते हैं, फ्रांस जल्द ही 20% मुस्लिम होने वाला है। यह एक अन्याय है कि उनके पास कोई राज्य नहीं है, कि उन्हें वैधता नहीं मिलती। वे जो कर रहे हैं, जैसे मैक्रों, स्टालमर और अन्य नेता, वो यूरोपीय मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देना है। फिलिस्तीन राज्य की घोषणा का इजराइल या फिलिस्तीनियों पर असर नहीं पड़ा, पर यूरोप के लिए ये आत्मघाती कदम था। यूरोप अभी भी दो बातों को स्वीकार नहीं कर पाया है। शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से यूरोप से अमेरिका की ओर खिसक रहा है। आप कह रहे हैं वे अपने दम पर रहना चाहते हैं। शुभकामनाएं। आप जानते हैं, जैसे उनकी जिंदगी सुरक्षा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर है। तो जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि 2000 साल तक दुनिया पर राज करने के बाद, मेरा मतलब है, जरा सोचिए, अगर आप किसी भी सदी में वैश्विक जीडीपी देखें तो वो लगभग पूरी तरह यूरोप था। दुनिया में हर चीज की धारणा तय करने पर यूरोप का पूरा नियंत्रण था। सिर्फ 100 साल पहले ताकत अमेरिका के पास आ गई। अब वे अमेरिकी सैन्य और आर्थिक ताकत का मुकाबला करने के लिए इसे कानूनी ताकत बना रहे हैं। तो वे ट्रंप से कह सकते हैं, हाँ, हमें आपकी जरूरत है, ये सच है, हमें आपकी जरूरत है कि आप हमारी रक्षा करें, हमें आपकी आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन आपको भी हमारी जरूरत है, क्योंकि हम आपको जेल में डाल सकते हैं, हम राष्ट्रपति ओबामा को गिरफ्तार कर सकते हैं, हम अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार कर सकते हैं। और जैसा आपने पहले कहा था, अमेरिका पर हमला करने का जो तरीका है, उसमें से एक रास्ता जिससे वे अमेरिका का विरोध जताते हैं वो है इजराइल के जरिए। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे ईरान और उसके सहयोगियों से आने वाले भौतिक खतरे में अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल छोटा शैतान है। हम जिन वैचारिक खतरों पर चर्चा करेंगे वे यूरोप और उसके प्रॉक्सी समूहों से हैं। इजराइल छोटा युद्ध अपराधी है, लेकिन अमेरिका बड़ा युद्ध अपराधी है। और मार्को रूबियो,
जैसा कि आपने उल्लेख किया, मार्को रूबियो ने भी कहा, उन्होंने बार बार कहा कि ये सभी अभियोग अभ्यास के लिए हैं। वे माहौल को परख रहे हैं। वे कहते हैं, चलो इजराइल के प्रधानमंत्री पर इस अपराध का आरोप लगाते हैं कि यहूदी अपनी रक्षा कर रहे हैं। देखते हैं, अगर ये सफल होता है तो हम आगे बढ़ेंगे। और आप जानती हैं, फियामा, ये यूरोपीय कार्रवाई की सबसे चौंकाने वाली बात है। आईसीसी द्वारा नेतन्याहू पर अभियोग लगाना और आईसीजीएफ का इजरायली सैनिकों की गिरफ्तारी के लिए आधार बनाना, जिससे ऐसी स्थिति बन रही है कि हम यूरोप की यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि हम में से किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे बड़ी सुर्खी ये है कि जैसे ही ये हुआ, यूरोपीय देशों ने, जिनमें इटली, फ्रांस और अन्य शामिल हैं, ये नहीं कहा कि ये घृणित है, ये हमारे नाम पर नहीं है। 80 साल पहले हमने अपने यहूदियों को गिरफ्तार किया था, हम फिर से यहूदियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम आईसीसी से बाहर निकल जाएंगे। हम नीदरलैंड्स हैं, हम आईसीसी को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसका उल्टा किया। फ्रांस ने एक दिन में फिर से यहूदियों और उनके नेता की गिरफ्तारी का वादा किया, जैसा 80 साल पहले हुआ था। हम बदलते हैं, फिर भी सब कुछ वैसा ही रहता है। यूरोप, जैसा कि आपने सही कहा, शुरुआत में सब कुछ गड़बड़ है, परेशानी है। और ये सिर्फ यही नहीं कि वे यहूदी राज्य पर हमला कर रहे हैं, जैसा कि वे हमेशा करते आए हैं। वे हमेशा हमारे समय में यहूदी धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर हमला करते हैं, वह है सियोनिज्म और यहूदी राज्य। ये सिर्फ इतना नहीं है कि वे शक्ति के अमेरिका की ओर स्थानांतरण को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और वे अमेरिकियों के शासन को स्वीकार नहीं करते अपने ही लाभ और अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि वे आत्मघाती हैं और वे वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। फिलिस्तीनी घोषणा पत्र में कहा गया है कि नव फिलिस्तीनी विचारधाराएं यूरोप और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा हैं, और ये यूरोप से ही आ रही हैं। आपने सही कहा, संयुक्त सुरक्षा सम्मेलन का उल्लेख किया। आप जानते हैं, 1 साल पहले जेडी वेंस वहां थे और उन्होंने कहा कि यूरोप के संदर्भ में जो खतरा उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो खतरा खुद यूरोप से ही आ रहा है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। रूबियो ने भी यही कहा, लेकिन अच्छे तरीके से। ओ, हम आपसे प्यार करते हैं यूरोप, पर आप खतरा हैं। लोग बोले, देखो वो हमसे प्यार करता है, तो यूरोप ही यूरोप के लिए बड़ा खतरा है, और यूरोप के अपने ही फायदे के लिए उन्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिए और अमेरिकी नेतृत्व को और अधिक स्वीकार करना चाहिए। देखिए, असल में आप जानते हैं, कुछ ही दिन पहले मैंने एक सूची पढ़ी थी जिसमें यूरोपीय राजधानियों में जन्मे बच्चों को दिए जाने वाले पहले नामों के बारे में बताया गया था। आप जानते हैं, उनमें से अधिकतर का पहला नाम मोहम्मद है। तो जब आप खुद पर लाए गए खतरे की बात करते हैं, तो मैं कहूँगी कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर आप जानते हैं, आप फ्रांस जाते हैं, और फ्रांस पिछले 25 सालों से आतंकवादी हमलों का शिकार रहा है, जिनसे देश पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। पिछले 25 सालों से आतंकवादी हमलों में बाटाक्ला पर हमला भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा कई और हमलों ने देश को प्रभावित किया है। बेल्जियम में अगर आप ब्रुसेल्स जाएं, और ब्रुसेल्स में कई ऐसी जगह हैं जहां आप अपना कदम भी नहीं रख सकते, आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते, और आप वहां सिर्फ हलाल दुकानें देखते हैं, और महिलाएं सिर्फ अपनी आंखें दिखाती हैं, और वहां घूमना नामुमकिन है। और लंदन भी वैसा ही बनता जा रहा है। बर्मिंघम एक ऐसी जगह है जहां मशहूर फुटबॉल खेल होते थे, अब वे वहां हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी वे वहां होते हैं, इंग्लैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर के मुसलमान बस मंच पर छा जाते हैं, और जो चीज़ें उन्होंने की वे बहुत हद तक वैसी ही थीं जैसी उन्होंने एम्स्टर्डम में की थीं, जहां जो लोग इज़राइल से आए थे, सिर्फ इज़राइल से ही नहीं, यहूदी जो आए थे, और आम तौर पर वे लोग जो फुटबॉल से प्यार करते हैं और बस समर्थन करने के लिए आए थे। मुझे लगता है कि वो तेल अवीव कुछ था, मकाबी तेल अवीव, हाँ, जहां उन्हें एम्स्टर्डम शहर में बस पीछा किया गया था, वही शहर जो आना फ्रैंक का शहर था। और बर्मिंघम में ये 2 बार फिर से हुआ है, और वहाँ की पुलिस ने वहाँ के लोगों की रक्षा भी नहीं की। मेरा मतलब है हमारे लोगों की। मेरा मतलब है लोग भाग रहे थे क्योंकि उनका पीछा उन यहूदी विरोधियों ने किया जो बस यहूदियों के लिए अपनी नफरत का ऐलान कर रहे थे। यहूदी यहूदी यहूदी। ऐसी जगहें हैं जैसे स्वीडन जहाँ यहूदी होना नामुमकिन हो गया है। यूरोप में कई ऐसी जगहें हैं जहां यहूदियों का पीछा किया जाता है। और मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इटली, हाँ, जहां नाजी फासीवाद के समय नस्लीय कानून थे,
इसलिए उसे ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि उसने अपने यहूदियों के साथ क्या किया है और वहाँ पर यहूदी विरोधी भावना कितनी भयानक रही है। फिर भी ये एक देश है। जब आप नेपल्स जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हिब्रू में बात ना करें, वरना आपको पिज़ेरिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फ्लोरेंस में अगर आपके पास मेरी तरह डेविड का सितारा है तो आप उसे पहन नहीं सकते, क्योंकि बस में वे आपको बस से बाहर निकाल देंगे। और उस समय की मेयर, जो मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, एक यहूदी महिला है। उन्होंने मारे गए फिलिस्तीनी बच्चों के नाम पढ़े। मैं इसे मुख्य चौक में उद्धृत कर रही हूँ, जहाँ माइकल एंजेलो का डेविड है, आप जानते हैं, और वहाँ एक यहूदी महिला ने फिलिस्तीनी बच्चों के नाम पढ़े। ये यूरोप के उन विरोधाभासों को दर्शाता है जिनके साथ वो जी रहा है। इसके साथ ये भयानक विरोधाभास भी जोड़ें कि यहूदी विरोधी भावना हर साल इतनी बढ़ रही है कि इसकी संख्या सीमा से बाहर जा रही है। 3000 से ज़्यादा, 4000 से ज़्यादा, हर साल प्रतिशत 4 अंकों में बढ़ता है। ठीक है, इसे अमेरिका विरोधी भावना की वापसी के साथ जोड़े। आप जानते हैं कि नया इटालियन अखबार ऐसा कोई दिन नहीं है, और सिर्फ वही नहीं, मैंने कल लंदन का टाइम्स पढ़ा जो फिर से ट्रंप के भाषण पर हंस रहा था। और आप जानते हैं, ऐसा हर दिन होता है। उन्हें ट्रंप पर हंसना पसंद है, उन्हें राष्ट्रपति का कार्टून बनाना पसंद है, और वे चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं। यूरोपीय लोगों के दिमाग में एक मानसिक आपदा है कि वे अब सच को देख ही नहीं पाते, और ये झूठ जो इस अमेरिका विरोधी भावना के साथ यहूदी विरोधी भावना से जुड़ा है, एक धर्म बनता जा रहा है। और यहाँ तक कि मेलेनी जैसी लोग जो मानकर नहीं चलना चाहते, उन्हें भी बस रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। आप जानते हैं, उदाहरण के लिए, और यहाँ मैं आपको शांति बोर्ड का उदाहरण देती हूँ। आप जानते हैं कि यूरोपीय लोग शांति बोर्ड में भाग लेने से इनकार कर देते हैं। अगर कोई समिति फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करती है तो ये उनका सपना होना चाहिए, क्योंकि ये कई प्रतिभागियों जैसे अरब, मुस्लिम और एशियाई देशों के मन में है। इसका एक बड़ा हिस्सा वो जगह है जहां फिलिस्तीनी इस संभावना का इंतजार करते हैं कि वे गाजा के मालिक बन सकें। नहीं, यूरोपीय लोग ऐसा नहीं देखते। वे इसे ट्रंप की चाल समझते हैं, जो फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल सिर्फ उनके फिलिस्तीनी राज्य के सपने को रोकने के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने कभी वजह नहीं बताई, बस ऐसा ही समझते हैं। आपके पास इस मामले की काफ़ी सामग्री है, और इस बारे में मेलोनी ने कहा कि इसमें एक संवैधानिक मुद्दा है, कि कुछ संवैधानिक कानून हैं जो इटली को इसमें भाग लेने से रोकते हैं। ऐसी संस्था जिसमें सभी सदस्य एक जैसे नहीं हैं, जो अजीब है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भी एक सचिव होता है ना? और इटली इसका हिस्सा है। नेटो भी एक और पिरामिड नुमा संस्था है। हाँ, ये सच है। ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए? इस बारे में कोई ठोस चर्चा नहीं होती है। यहाँ केवल एक कल्पना है कि पिरामिड जैसी संरचना से नफरत की जाए, क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है, मैं वो बुरा F शब्द इस्तेमाल करूंगी, फासीवादी, क्योंकि यही उनके दिमाग में चलता रहता है। वे बार बार यही दोहराते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे लगता है आपने इसे बहुत सटीक तरीके से बताया है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यूरोप एक भ्रम में है और वे पिछली सदी की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली सदी में खतरा दक्षिण पंथ से आया था। जो भी चीज दक्षिण पंथ से जुड़ी है वे उसके खिलाफ हैं, लेकिन मैं चिंतित हूं। आप यूरोप के बारे में काफी हद तक इजराइल और यहूदी विरोध के बढ़ने के नजरिए से बात कर रहे हैं। मैं एक बड़े मुद्दे को लेकर चिंतित हूं, जो वैश्विक स्थिरता और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यूरोप से खतरा है। फियामा, आप इतिहासकार हैं और आपकी किताबें व लेख पढ़ना मुझे बहुत पसंद है।
और एक चीज जो इतिहास में लगभग हमेशा रही है वो ये है कि हर सदी में यूरोप एक बड़े युद्ध में चला जाता है। वे एक बड़े युद्ध में चले जाते हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। वे ऐसे बड़े युद्ध में चले जाते हैं जिसकी किसी ने 1 महीने पहले तक भी उम्मीद नहीं की होती। और फिर वे एक शांति सम्मेलन करते हैं जो अगले 100 सालों के लिए वैश्विक व्यवस्था तय करता है। और फिर वो वैश्विक व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाती है, इसलिए वे फिर से एक और युद्ध में चले जाते हैं। 6 साल पहले मैंने पहले ही एक यूरोपीय शांति सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। तो पुराने यूरोपीय तरीके से पहले युद्ध और फिर शांति सम्मेलन करने के बजाय चलिए युद्ध को टालते हैं शांति सम्मेलन करके, जिससे यूरोप समझ सके, आप जानते हैं, इस भ्रांतिपूर्ण मानसिकता से बाहर निकल सके। हमने ये बात यूरोपीय नेताओं और विचारकों के सामने रखी। वे कहते हैं कि यह संभव नहीं क्योंकि वे मानते हैं कि हम अब भी यूरोप हैं और ट्रंप या अमेरिका हमें नहीं बता सकते कि क्या करना है। हम यूरोप हैं। आप ये नहीं समझा सकते, आप ये उनके दिमाग से नहीं निकाल सकते। लेकिन देखिए, अब समस्या ये है कि यूरोप जो बनाने की कोशिश कर रहा है वो कोई शांति सम्मेलन नहीं है, बल्कि एक सेना है। आप जानते हैं, यही यूरोप का सपना है अभी। ऐसा क्यों? खैर, इसकी एक अच्छी वजह है और वो ये है कि पुतिन ने ठीक 2 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था, यूक्रेन पर आक्रमण किया था और यूरोप इससे बहुत डरा हुआ है। वे गलत कारणों से डरे हुए हैं मेरी नजर में, और शायद इस पर हमारा मतभेद हो सकता है। यूरोप के लिए खतरा पुतिन नहीं है, यूरोप के लिए असली खतरा खुद यूरोप है। यूरोप में सबसे बड़ा खतरा यूरोपीय उत्तराधिकार का युद्ध है। यहाँ 3 ताकतें हैं जो आपस में संवाद नहीं करती और एक दूसरे को नकारती हैं। आपके पास एकीकरणवादी हैं, ये नई ताकत जो सिर्फ 70 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध और आपकी वर्णित वास्तविकताओं की प्रतिक्रिया में आई थी। यूरोपीय संघ, ये लोग शहरों व महानगरों में रहते हैं। मेरे अधिकतर यूरोपीय मित्र भी इसी में हैं, जो यूरोप के संयुक्त राज्य में विश्वास रखते हैं। फिर राष्ट्रवादी हैं, जिनसे एकीकरणवादी नफरत करते हैं। मैं नफरत शब्द जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि वे खुद मुझसे यही कहते हैं। वे लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो कहते हैं हाँ हम यूरोप में हैं, शायद हमें यूरोपीय होना चाहिए, लेकिन मैं फ्रेंच हूं, मैं ब्रिटिश हूं, मैं इटालियन हूं। और फिर मुसलमान हैं। ये तीनों ताकतें एक दूसरे को नकारने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने अपने मूल्यों के प्रचार और शिक्षा हेतु यह कार्यालय बनाया है। यूरोपीय मोटापा या शराबखोरी के कौन से मूल्य हैं? मुझे नहीं पता कि वे मुसलमानों को कौन से मूल्य समझाना चाहते हैं, लेकिन वे निश्चित हैं। वे मानते हैं कि मुसलमान अंततः इस दयालु यूनानीकृत सोच को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने 2300 साल के यूरोपीय इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पीटर हर्जल ने 19वीं सदी में यह पहचाना था कि यूरोप कभी नहीं सीखता और हमेशा युद्ध करता है। अनवरत युद्ध ही उसकी मूल अवधारणा है, और वे ऐसा करने जा रहे हैं। तो खतरा है कि उन्हें 3 ताकतों EU एकीकरणवादी, राष्ट्रवादी और यूरोप में अब मौजूद मुसलमानों से निपटना होगा। और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि वे इसे युद्ध के अलावा किसी और तरीके से हल करेंगे। तो वे पुतिन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो ठीक है, लेकिन वे फिलिस्तीन और फिलिस्तीन राज्य, इस काल्पनिक यूरोपीय भ्रांति पर भी ध्यान दे रहे हैं, जबकि वे खुद वैश्विक समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ट्रंप और शांति बोर्ड का मजाक उड़ाने या खारिज करने के बजाय उन्हें इसे अपनाकर साझेदारी करनी चाहिए और पूछना चाहिए, हम यूरोप को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पहले, जो यूरोप का मंत्र है, से यूरोप पहले की ओर बढ़ सकें। क्योंकि यूरोप पहले रखना अमेरिकी हित में है, इजरायली हित में है, फिलिस्तीनी हित में है, वैश्विक हित में है और सबसे ज्यादा यूरोपीय हित में है। दूसरी जगहों पर संघर्ष को बढ़ावा देना बंद करें और उन खतरों की चिंता करना शुरू करें जो खुद यूरोप से दुनिया में फैल रहे हैं। देखिए, मैं उस विश्लेषण के उस हिस्से से सहमत हूं जिस पर हम आगे कई और मौकों पर चर्चा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जब आप उसके खुद से रिश्ते की बात करते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। मेरा मतलब है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप में 30 साल का युद्ध उन देशों के बीच हुआ था जो बाद में कभी समझौते पर नहीं पहुंच सके। आप जानती हैं, फ्रांस और जर्मनी हमेशा एक दूसरे से नफरत करते हैं। मेरा मतलब है, वे कहेंगे लेकिन ये सच है, लेकिन किसी भी हाल में नहीं, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन इसे छोड़ भी दें, क्योंकि मैं इस बारे में आपसे मूल रूप से सहमत हूं। मैं कहना चाहती हूं कि पुतिन असली दुश्मन है, और आप इस बात से देख सकते हैं कि पुतिन ईरान के अच्छे सहयोगी हैं। मेरा मतलब, ईरान ही पुतिन को यूक्रेनियों से लड़ने के लिए हथियार देता है। मुझे लगता है पुतिन खतरनाक दुश्मन है। आप जानती हैं, पुतिन एक रहस्यमय व्यक्ति हैं और मैं अभी उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाली, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की आखिरी वोटिंग में
जो बस 2 या 3 दिन पहले हुई थी, उस मौके पर वोट दिया। इस मामले में खुद को अमेरिका से अलग किया, क्योंकि अमेरिका ने मतदान से परहेज किया। इजराइल ने यूक्रेन के पक्ष में वोट दिया, और व्यक्तिगत रूप से मैं एक यूरोपीय होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं, आखिरकार मैं एक यूरोपीय हूँ। मेरा मतलब है, मैं फ्लोरेंस से हूँ, जो शायद सबसे यूरोपीय है। एक और बात, हाँ, मेडिची, आप जानते हैं, मेडिची और माइकल एंजेलो, तो वो एक गूंज है। फिर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, और ये यहूदी विरोध के बारे में है। जब युद्ध होता है तो यहूदी विरोध युद्ध के सबसे आगे होती है। यूरोप ने लगभग हमेशा खुद को पूरी तरह से नष्ट कर लिया होता अगर अमेरिकियों ने यहूदी विरोध के नाम पर उसे बचाया न होता। जब जर्मनों को पूरे यूरोप से वापस जाना पड़ा क्योंकि वे पहले ही हार चुके थे, मेरा मतलब है वे हार रहे थे। वे लगातार सलोनिको से ला रहे थे। आप सलोनिको को कैसे कहते हैं? सालोनिको। और यहूदी लोगों को ट्रेनों में, भले ही वे आखिरी ट्रेनें थीं जिनका वे दुरुपयोग करके जर्मन सैनिकों को वापस ला सकते थे, वे यहूदियों को मारते रहे। यहूदियों को मारना हमेशा यूरोप के लिए विनाश का पहला विकल्प रहा है। आजकल मैं इसे एक वाकई डरावनी चीज के रूप में देखती हूँ, और वे यहूदियों को मारना चाहते हैं, वे खुद को ही मार रहे हैं। बिल्कुल, और मैं यही कहना पसंद करता हूं कि यहूदी धर्म पर हमला यूरोप के लिए आत्म सुरक्षा से भी बड़ी प्राथमिकता है, और हमने इसे ठीक वैसे ही देखा है जैसा आपने पहले ईरान से जुड़ी हकीकतों के बारे में बताया था। गर्मियों में जब अमेरिका शामिल नहीं था, इजराइल ने यूरोप की रक्षा की और ईरान के खिलाफ युद्ध लड़े, जिसे यूरोप स्वीकार करता है। जर्मन चांसलर ने कहा, इजराइल यूरोप के लिए गंदा काम कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर अगले दिन उन्होंने पूरे यूरोप में क्या कहा? लेकिन हम उन इजरायलियों पर भी प्रतिबंध लगाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया। आप जानते हैं, उन्होंने अपने घर या अपने अपार्टमेंट पर एक टेरेस बना लिया। या हम प्रतिबंध लगाने वाले हैं? क्या हम इसे फिलिस्तीनी राज्य घोषित करने वाले हैं? वे तो दक्षिण की भी मदद नहीं कर सके। हम यूरोप के लिए गंदा काम कर रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। यूरोप हमारा सहयोगी है, और मैं यूरोप से प्यार करता हूं। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, अमेरिकियों को यूरोप पसंद है। मुझे लगता है ट्रंप को भी यूरोप पसंद है। यूरोप, हम सब आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको ऐसा व्यवहार बंद करना होगा, क्योंकि हमने अभी आपको ईरान से बचाया है। जैसे ही ये होता है, वे कहते हैं, रुको, आत्मसंरक्षण ठीक है, आपने दूसरी प्राथमिकता में मदद की, पर मुख्य प्राथमिकता यहूदी धर्म पर हमला है, जो लगातार है। यही फिर से वही बात है जिसे थियोडोर हर्जल ने एक लगातार बनी रहने वाली यूरोपीय समस्या के रूप में पहचाना था, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। और हम देख रहे हैं कि वे नियो फिलिस्तीनी विचारधाराएं विकसित कर रहे हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। वे यूरोप को नुकसान पहुंचाने वाली सारी चीजें सिर्फ इजराइल को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं जो आपने अभी कहा। देखिए कार्ल, हमने बहुत सारी बातें रख दी हैं। मुझे लगता है कि अब हमें बस फैसला करना है। ये अच्छा सवाल है फियाम। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किया जा सकता है? यूरोप से आने वाले इस खतरे से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? आप जानती हैं, मुझे लगता है कि जो किया जा सकता है वो ये है कि हमेशा बहुत खुले तौर पर अच्छी चीज़ों के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। यानी इस समय राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल राज्य के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ईरानी खतरा यूरोप के लिए भी खतरा है। आप जानती हैं कि मिर्जा आज म्यूनिख सम्मेलन में जो उन्होंने कहा, उसके बाद अब वो कहाँ हैं? डेंग शियाओपिंग के पास। अब वो यहीं हैं। तो वे चीन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं क्यों? क्या मैं आपको सच बता सकती हूँ? वे बहुत डरे हुए हैं। वे सच में डरते हैं कि वे इतने भयानक हैं, वे इतनी मूर्खता दिखा रहे हैं, जब सारी दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है और यूरोप अब भी पूरी तरह से रक्षाहीन है, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, इस बड़े बदलाव के सामने। खैर, हम उनके लिए जो एकमात्र चीज कर सकते हैं वो है खुद को बहुत बहुत आत्मविश्वासी दिखाना। खैर, मैं इसमें जोड़ूंगा और यहां तक कि कुछ और भी मजबूत कहूंगा। ये वही कहावत है, अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ मिल जाओ। यूरोप को अमेरिकावाद और यहूदी राष्ट्रवाद का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें बचाएगा।
क्योंकि अगर आप उस अमेरिकी क्रांति के बारे में सोचें जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया और उस यहूदी राष्ट्रवादी क्रांति के बारे में जिसने इजराइल राज्य बनाया, तो दोनों ही यूरोप से एक वैचारिक पलायन के रूप में संरचित थीं। अमेरिकियों ने भी कहा कि हम उन पुराने यूरोपीय सिद्धांतों को छोड़ने जा रहे हैं और हम यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ नया बनाने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हर्जल ने कहा, आप जानते हैं, वे सभी यूरोपीय मूल्य जैसे युद्ध, हमेशा युद्ध, जो कि आप जानते हैं वे हमेशा युद्ध करते रहते हैं, युद्ध के लिए पुराने बहाने। जर्मनी जैसे देश युद्ध की प्रक्रिया के माध्यम से बने थे। हम कुछ और बनाने जा रहे हैं जो है ताकत के साथ शांति, जो कि हर्जल की अवधारणा है। उन्होंने ये शब्द नहीं कहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ, यूरोपीय हमेशा हमें नापसंद करेंगे और हमेशा हमारा विरोध करेंगे, लेकिन उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार यहूदी इस यूरोपीय दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, एक बार यह विचारधारात्मक पलायन यूरोप से होता है और हम अपने राज्य में होते हैं, तो हम इजराइल से मानवता को इतना आगे बढ़ाएंगे जितना उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। और यूरोप को इसकी जरूरत होगी। यूरोप को फलने फूलने के लिए यहूदी राज्य की जरूरत होगी। यही हर्जल का सपना था, आज भी ये सच है। यूरोप को फलने फूलने के लिए यहूदा और सामरिया की जरूरत है। यूरोप को फलने फूलने के लिए तेल अवीव की जरूरत है। यूरोप को फलने फूलने के लिए इन सब की जरूरत है। तो धारा 48C जैसी कानूनी तकनीकी बातें ढूंढने के बजाय इसका समर्थन करें, हमारे साथ खड़े हों और इस स्पष्ट स्थिति का लाभ उठाएं। आपको पता है, इसे अरब समझ रहे हैं। अरब हमारे साथ हैं क्योंकि वे दोस्त हैं और सियोन से आने वाली रोशनी से लाभ उठा सकते हैं, और वे अमेरिका के फिर से महान बनने से भी लाभ उठा सकते हैं। यूरोप इसी वजह से हमारा विरोध करने की कोशिश कर रहा है, सियोन से आने वाली रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा है। वे मैगा का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मुख्य शिकार खुद यूरोप है। तो मैं 2 उदाहरण देना चाहती हूँ और शायद हम इसे यहीं समाप्त कर सकते हैं। एक है स्पेन। स्पेन की सेना को कुछ पुर्जों की सख्त जरूरत है जो केवल इजराइल ही बनाता है। वे इजराइल से नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे उससे नफरत करते हैं। यूरोप में स्पेन इजराइल से सबसे ज्यादा नफरत करता है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि स्पेन के प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर के कुछ ही दिनों बाद गाजा की सीमा पर खड़े थे, बस हमें टालने की कोशिश कर रहे थे। तो वे क्या करते हैं? वे जर्मनी से खरीदते हैं और हम जर्मनी को बेचते हैं क्योंकि हमारे अच्छे संबंध हैं। विरोधाभास ये है कि लोग सीधे उनके पास जाकर ये चीजें खरीदते हैं। आपको पता है स्पेन के साथ सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। ये भी एक तरीका है। हमें जर्मनी से कहना चाहिए कि अगर आप उसे स्पेन को देंगे तो जो हम अभी आपको बेच रहे हैं वो हम आपको नहीं बेचेंगे। ये ऐसी बात है। मेरा मतलब है हमें दृढ़ रहना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। और फिर मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। आपको याद है कि स्विट्जरलैंड में पार्टी के दौरान उन बच्चों की भयानक त्रासदी हुई थी जो जिंदा जल गए थे। अब उनकी संख्या कम से कम दसियों में है। शुरू में वे सैकड़ों थे, अब उनमें से कुछ ठीक हो गए हैं। उनका इलाज एक इजरायली दवा से किया गया है जिससे उनकी त्वचा किसी हद तक ठीक हो गई है। मैं इस प्रक्रिया का वर्णन नहीं कर सकती, पर इसका आविष्कार और उत्पादन सिर्फ इजराइल ने किया है। तो हमने उन्हें बहुत कुछ दिया है और इसके बिना वे उन गरीब बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते थे जो जिंदा जल रहे थे। तो यहाँ हमने उन्हें दिया और हमने ये पूरे दिल से किया। बिल्कुल, उन्होंने खरीदा, लेकिन हमें देना अच्छा लगता है क्योंकि इटली से हमारे अच्छे संबंध हैं। हमें हर देश को अलग अलग देखना होगा। वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, हमने ये पर्याप्त नहीं किया है। अब समय आ गया है कि हम शुरू करें। क्या आपको नहीं लगता कि हमें बस उन्हें अलग करना शुरू कर देना चाहिए? वे ऐसा नहीं करना चाहते, हम करेंगे। मुझे लगता है मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यह कहना गलत है कि ओह, पूरा यूरोप बुरा है या पूरा यूरोप, आप जानते हैं, अलग अलग हैं। यूरोप में बहुत सकारात्मक ताकतें भी हैं। और यही बात है, आप जानते हैं, जब आप राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आप जानते हैं वे यूरोप में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं, ईरान में चर्चा हो रही है, आप जानते हैं, प्रत्यक्ष खतरा ईरान से आ रहा है। और सवाल यह है कि क्या हम शासन परिवर्तन के साथ बेहतर होंगे या नहीं। यूरोप से आ रहे वैचारिक खतरे पर सवाल है, क्या यूरोप में शासन परिवर्तन से हालात बेहतर होंगे?
यूरोपीय संघ से दूसरी ताकतों की ओर बढ़ना भी एक मुद्दा है और मुझे लगता है कि ये बात उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं शामिल है। आपने कहा यूरोप को इजराइल से फायदा है, फिर भी वे हमारे खिलाफ हो जाते हैं। यह पिछले 2000 सालों से हो रहा है। रिचर्ड वैगनर जो ओपरा संगीतकार थे, उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, ठीक है, हाँ, यहूदी लोग बेहतरीन संगीत बना सकते हैं, वे अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे इलाज कराओ, पर उसमें जहर है। वागनर ने यह दर्शाया कि यहूदी ओपेराओं में, यहूदियों में हमारी हर चीज में जहर है और यहूदियों के बारे में जो एकमात्र चीज की जा सकती है वह है उनका विनाश। बाद में नाजियों ने वागनर के विचारों का इस्तेमाल किया और वह पिछली सदी में था जब यहूदी धर्म को मिटाने की कोशिश शारीरिक रूप से की गई थी। अब यूरोप से फिर से यहूदी धर्म को मिटाने की कोशिश वैचारिक रूप में हो रही है और वही घटना बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया घटित हो रही है। हम इजराइल से फायदा तो लेंगे पर विरोध जारी रहेगा। तीसरा, स्पेन के बारे में। स्पेन मतलब मेरी पूर्वजों की जड़ें वही हैं, इसलिए मैं ये बात भारी दिल से कह रहा हूं। लेकिन स्पेन एक समस्या है, लेकिन यही उसकी अस्तित्व की वजह है। आप स्पेन के पक्ष में रहकर ज़ायनिस्ट विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि स्पेन की नींव इसी विचार पर है कि रीकॉन्क्विस्टा में गोरे लोग आए और वहां 1000 साल से रह रहे मुसलमानों को बाहर निकाल दिया। ये काम नहीं करता, आप जानते हैं। अगर आप कहते हैं कि ठीक है, लेकिन यहूदियों के लिए अपने घर वापस आना, आप जानते हैं, उन लोगों के बाद जो वहां दशकों से रह रहे थे, ये काम नहीं करता। आप फिलिस्तीन समर्थक और स्पेन समर्थक दोनों नहीं हो सकते। इसलिए कुछ फिलिस्तीनी समर्थक रीकॉन्क्विस्टा का विरोध करते हैं। हमें फिलिस्तीनवाद बढ़ाने के लिए स्पेन को बलि का बकरा बनाना होगा। स्पेन की असली समस्या है उसकी अपनी पहचान और रणनीति, खासकर हथियारों के संदर्भ में। सवाल उठता है, स्पेन क्या है? क्या वह उपनिवेश है? अब हमारे बीच चर्चा हो रही है कि 500 साल का किराया चुकाया जाए और मुसलमानों को वापस स्पेन में बसाया जाए। ये सब बातें नव फिलिस्तीनी विचारधारा का हिस्सा हैं जिसे यूरोप फैला रहा है। यूरोप आत्महत्या कर रहा है, इसे रोकना होगा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और जायोनवाद का विरोध करना बंद करना होगा और अपनी दिशा बदलनी होगी। जायोन से आ रही रोशनी से लाभ उठाना होगा और पिछले 1 साल में संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रही रोशनी से भी लाभ उठाना होगा। तब यूरोप कहीं बेहतर स्थिति में होगा। तो मुझे लगता है कि आपने हमारी बातचीत को आगे बढ़ाया। आज के समय में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ क्या करना चाहिए, इस पर अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इसके बारे में एक शुरुआती संकेत देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि खुद यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें जितना हो सके खुद को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए अपनी हर अभिव्यक्ति में, जो आजकल पूरी दुनिया के लिए बेहद मजबूत और दिलचस्प है। हमें जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। कभी भी अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपने होने के तरीके को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जो भी हमारा सहयोगी है उससे और अधिक जुड़ना चाहिए। और निश्चित रूप से आजकल ट्रंप हमारे सहयोगी हैं। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा फियामा। आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा।